नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पाकिस्तान के पेशावर में जुमे के रोज़ नमाज जुमा के दौरान हुए फिदाई बम हमले में अब तक 45 नमाजियों की मौत हो गई है। 65 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। इनमें से 10 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। ये धमाका पेशावर के कोचा रिसालदार इलाके में खिस्सा ख्वानी बाजार की एक शिया मस्जिद में हुआ। हमले के वक्त मस्जिद में करीब 150 लोग मौजूद थे। पेशावर पुलिस के मुताबिक शहर के खिस्सा ख्वानी बाजार में 2 हमलावरों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की और रुकने पर वहां खड़े पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। इस दौरान एक पुलिस एहलकार और एक हमलावर की मौत हो गई, जबकि दूसरा पुलिस एहलकार शदीद रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद अकेला हमलावर मस्जिद में घुसा और खुद को उड़ा लिया। रेस्क्यू टीम जख्मियों को वहां के लेडी रीडिंग अस्पताल ले गई। मकामी लोगों ने भी जख्मियों को अपनी मोटरसाइकिल और कारों में लाद कर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस और सिक्योरिटी टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान का कहना है कि 10 जख्मियों की हालत बेहद तशवीशनाक है। हमले के दौरान वहां मौजूद एक चश्मदीद ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया कि एक हमलावर काले कपड़े पहना हुआ था। वो मस्जिद के मेन हॉल में घुस गया और खुद को उड़ा लिया। इसके बाद हर जगह लाशों और जख्मी लोग ही पड़े हुए थे। हाल नमाजियों से उस वक्त भरा हुआ था। भीड़भाड़ वाले इलाके में मस्जिद होने की वजह से रेस्क्यू टीम को वहां पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वजह से लोग जख्मी नमाजियों को मोटरसाइकिल से अस्पताल ले गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हमले की मजम्मत करते हुए जख्मियों को फौरन मेडिकल फैसिलिटीज़ मुहैया कराने के अहकाम जारी किए। बिहार के भागलपुर में बम बनाते वक्त हुए धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई। शहर के काजवाली चक इलाके में जुमेरात की रात करीब 11:30 बजे जबरदस्त धमाका हुआ। इससे करीब 5 किलोमीटर तक का इलाका दहल उठा। वहीं बम फटने से 4 घर ढह गए। दोपहर 3 बजे तक 14 लाशें निकाली गई। इसके अलावा धमाके में 10 लोग शदीद रूप से जख्मी हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। DGP SK सिंघल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बगैर लाइसेंस के पटाखा बनाया जा रहा था। इस वजह से मकामी पुलिस इंस्पेक्टर सुधांशु कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। इस वाक़े की पुलिस मैनुअल के तहत जांच की जाएगी। वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे, मेरे ऊपर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन हम वहां से जल्दी से बाहर निकले तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है। बहुत दरवाजा पीटे, बहुत पीटे। ये मेरा मायका है, माँ का घर है। ससुराल मेरा कलकत्ता में है। अभी आए थे 9 बजे रात में ही आए थे कबीर गुरु से। मेरा बच्चा कलकत्ता में ही है। मेरा नाम पिंकी है, गणेश सिंह। प्रेसिडेंट साहब हैं, उनसे बात हो रही है, लोगों ने देखा भी है, तो बेहतर इलाज मिले जो भी घायल हैं उनको। और घटना के बारे में आपको पता ही है, कल रात से हम लोगों ने पहले भी आप लोगों को ब्रीफ किया था। अभी जांच चल रही है और उसका जो फलाफल होगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू सर। सर एक जो कार्रवाई, इस पे क्या कार्रवाई क्या हुई सर, कुछ आया क्या? इसमें अन्य कार्रवाई और जांच के साथ साथ प्राथमिक दृष्टया ये बात भी सामने आई कि यहाँ पे रेगुलर रूप से पटाखे बनाने और बेचने की शिकायत आसपास के लोगों ने बताई है पुलिस को। तो इसमें स्थानीय रूस और यूक्रेन के बीच जंग 9वें दिन भी जारी है। रूसी फौज ने जपोरिझिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। इसके पहले वहां गोलाबारी हुई, जिससे प्लांट में आग लग गई थी। रूस के फौजियों ने प्लांट की एडमिन और कंट्रोल बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। चेरनीहिव में रूसी हवाई हमला कर रहा है। इन हमलों में 47 लोगों की मौत हो गई है।
जुमे की शाम मिले अपडेट्स के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन की दारुलहुकूमत कीव के बंकर से निकलकर पोलैंड भाग गए हैं। ये दावा रूसी मीडिया की तरफ से किया गया। ये इसलिए अहम है क्योंकि महज 2 दिन पहले अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पब्लिकली कहा था कि जेलेंस्की जब चाहे उन्हें यूक्रेन से एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। हालांकि यूक्रेन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जेलेंस्की दारुलहुकूमत कीव में ही है। ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को अंदर आने की परमिशन मिल गई है। अमेरिकी अफसरों के मुताबिक प्लांट से रेडिएशन लेवल बढ़ने के कोई इशारे नहीं मिले हैं। फिलहाल निगरानी की जा रही है। रूसी फाइटर जेट्स ने तमाम अपीलों के बावजूद स्कूलों पर हमले बंद नहीं किए हैं। अब से कुछ देर पहले रूसी फाइटर जेट्स ने झाइटोमीटर में एक मिडिल स्कूल पर हमला किया। स्कूल की बिल्डिंग तबाह हो गई है। इसके कुछ देर पहले उसी स्कूल के प्लेग्राउंड में मिसाइल गिरी थी। स्कूल बंद था, लिहाजा किसी को नुकसान नहीं हुआ। अब तक 4 स्कूलों को रूस ने तबाह कर दिया है। रूस यूक्रेन बहरान में पुतिन के रुख से दुनिया पर न्यूक्लियाई जंग का खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन के ज़पोरिजिया न्यूक्लियाई तवानाई प्लांट पर रूस के हमले में जबरदस्त आग लगने के बाद अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर रिस्पांस टीम को सरगर्म कर दिया। अमेरिका का एक कदम पुतिन की तरफ से लगातार न्यूक्लियाई जंग की धमकी के मद्देनजर उठाया गया। अमेरिकी तवानाई सेक्रेटरी जेनिफर ग्राहम ने जुमे को कहा कि तवानाई महकमे ने अपने न्यूक्लियाई वाक़े रद्द-ए-अमल टीम को सरगर्म कर दिया और हालात की निगरानी कर रहा है। ट्वीट्स की एक सीरीज में उन्होंने कहा कि मैंने अभी यूक्रेन के वजीर तवानाई के साथ इस न्यूक्लियर प्लांट की हालात के बारे में बातचीत की। प्लांट के पास रूसी फौजी मुहिम लापरवाह है और उन्हें खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महकमे तवानाई ने अपनी न्यूक्लियाई वाक़े रद्द-ए-अमल टीम को सरगर्म कर दिया है और महकमे दिफा, न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन और व्हाइट हाउस के मशवरे से वाक़यात की निगरानी की जा रही है। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के बाद सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने जुम्मे को यूरोप से कार्रवाई करने की अपील की और कहा कि रूस जोहरी दहशतगर्दी करने वाला एक दहशतगर्द रियासत है। उन्होंने कहा कि यूरोप को अब बेदार होना चाहिए। यूरोप के सबसे बड़े जोहरी मरकज में आग लगी हुई है। अभी रूसी टैंक जोहरी यूनिट पर गोलाबारी कर रहे हैं। सदर ने कहा कि मैं उन तमाम यूक्रेनियन अफराद और तमाम यूरोपीय अफराद से खिताब करता हूँ जो चेरनोबिल लफ्ज़ जानते हैं कि जोहरी मरकज पर धमाके की वजह से कितना नुकसान हुआ था। ये एक आलमी आफत थी। रूस इसे दोहराना चाहता है लेकिन इसे रोकना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी को खबरदार करते हैं कि कभी किसी मुल्क ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर गोलाबारी नहीं की। बनी नौ इंसान की तारीख में पहली बार किसी दहशतगर्द रियासत ने जोहरी दहशतगर्दी की है। Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють. रूस और यूक्रेन में जारी जंग के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ फ़ोन पर तफसील से बातचीत की। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी की पेशकश की। वाज़ेह है कि यूक्रेन पर रूसी हमले को 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। खलीजी ममालिक के एक बड़े रहनुमा और सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी हमले के बाद पैदा हुए हालात का सियासी हल तलाश करने पर जोर दिया। उन्होंने तेल की मंडियों को मुस्तहकम करने के लिए तेल पैदा करने वाले ममालिक के ओपेक ग्रुप की हिमायत का आदा किया। इस ग्रुप में रूस भी शामिल है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वजाहत की कि मुमलिकत जंग के खात्मे के लिए की गई अब तक की कोशिशों की हिमायत करती है ताकि मौजूदा हालात का कोई सियासी हल निकल सके। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब तमाम फरीकों के दरमियान सालिसी की कोशिश करने के लिए तैयार है। दुनिया के सबसे बड़े तेल बरामद करने वाले मुल्क सऊदी अरब ने सीधे तौर पर रूस के हमलों की तनकीद नहीं की क्योंकि उसके रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज़ रूस यूक्रेन जंग के बीच एक हाई लेवल मीटिंग की। दिल्ली में मुनक़िद इस मीटिंग में उन्होंने ऑपरेशन गंगा की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। इस दौरान यूक्रेन से हिंदुस्तानियों को निकालने और वहाँ के हालात पर भी बातचीत हुई। मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर, मरकजी वजीर पीयूष गोयल और NSA अजीत डोभाल मौजूद रहे। हिंदुस्तानियों को यूक्रेन से महफूज निकालने को लेकर PM की ये 8वीं मीटिंग है। इससे पहले चारशुमे के रोज़ वज़ीर आज़म ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ने के बाद से वज़ीर आज़म मोदी लगातार ऐसी रिव्यू मीटिंग्स कर रहे हैं।
रूसी हमलों से जूझ रहे कीव में एक और हिंदुस्तानी तालिब इल्म जख्मी हो गए हैं। ये वाकया 4 दिन पहले का हुआ है। जुमे की सुबह ये जानकारी पोलैंड के रेजेजो एयरपोर्ट पर मौजूद रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने दी है। जख्मी तालिब इल्म का नाम हरजोत सिंह है। वो कार से लीव सिटी की तरफ जा रहा था। हरजोत ने बताया कि उसे कंधे और सीने पर गोली लगी थी और पैर फ्रैक्चर हो गया था। 5,000 हार्डली, बट उस दिन हमसे डिमांड करी गई $4,000, $3,000। तो लास्ट में मैंने $1,000 में डील फाइनल करी। हम 3 बंदे थे, 3 बंदों ने अपना शेयरिंग किया और कैब में निकल पड़े। हमने 3 चेक पॉइंट क्रॉस किए। जो तीसरा चेक पॉइंट था वहां से हमको रिटर्न करने के लिए कह दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप आज की जगह कल ट्रेवलिंग करिएगा, वो ज्यादा बेटर है, रात को सिक्योरिटी रीजन के कारण सिक्योर नहीं। हमने कहा ओके। देन हम वापस अपनी सिटी में आ रहे थे, तो की सिटी के अंदर ही मेरे ऊपर, जैसे हम कैब में बैठा हुआ था, मैं बैक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में मेरी आंखों के सामने एक गोली रेड कलर की बुलेट थी, एकदम चीखती हुई शीशा क्रॉस करके निकली। उसके बाद हम सब होपलेस हो गए, गाड़ी के अंदर नीचे बैठ गए। नीचे बैठने के बाद सर फायरिंग दबा के हुई। 3-4 बंदे लाइक जैसे सामने से मतलब जमीन पे, और 3-4 बंदे ऊपर बिल्डिंग से फायरिंग कर रहे थे कंटिन्यू। AK-47 थी उनके पास। उसके बाद हमने सर स्लोली से डोर्स ओपन करे। मैंने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ छाती से टच करके जमीन पे लेट गया, फुटपाथ का सहारा लेके। देन उसके बाद सर 2 बुलेट्स मेरी एक घुटने में लगी थी लेफ्ट हैंड साइड के। एक गोली सर मेरी दूसरे लात को चीखती निकल गई थी, और एक गोली सर मेरे इस हाथ से एंटर करते हुए मेरी चेस्ट के अंदर एंटर कर गई थी। उसके बाद सर मेरा, हाँ जी सर बोलिए। नहीं आप बोलिए सॉरी प्लीज। फिर उसके बाद सर मैं बेहोश हो गया था। मेरी आंखें खुलती थी तो मेरे को सिर्फ इतना दिखता था कि हल्का हल्का रोशनी, ठंडी हवा, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर डॉक्टर्स ने मेरे को बताया कि -2 था। मेरा ब्लड भी बहुत निकला था उस वक्त। आप आराम करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूक्रेन के सूमी में फंसे तुलबा ने वीडियो जारी करके मरकजी हुकूमत से मदद मांगी है। तुलबा ने वीडियो में कहा कि यहाँ से रूस बॉर्डर 40 किलोमीटर है, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हैं, बाहर निकलने पर गोली लगने का खतरा है, हर आधे घंटे में एयर स्ट्राइक की जा रही है, माइनस में टेम्परेचर है, 4 हॉस्टल में करीब 900 तालिबे इल्म हैं। हम लोग शुरू से मदद मांग रहे हैं लेकिन अभी तक मदद नहीं मिली। हम लोग सारे सूमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से इधर। अभी तक कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से। और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे की। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाए कल रात में। कल रात से ही पानी गायब है। टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी, बट अभी तक गवर्नमेंट का हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कुछ कह रहे हैं बसेस खड़ी हुई है, बट बसेस खड़ी करने से नहीं होगी। रशियन बॉर्डर पे, रशिया बॉर्डर ही हम लोग के सिर्फ करीब है। यहाँ से 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा रशिया बॉर्डर पहुंचने में, बट रशिया बॉर्डर पे खड़ी करने से नहीं होगी। हम लोग सूमी में फंसे हुए हैं, जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहाँ से जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, हॉस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं। कहीं शूट हो जाए, कहीं अटैक हो जाए, कहीं एयर स्ट्राइक हो जाए। हमेशा हर आधे घंटे, हर 1 घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। इस माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बाहर में कितनी माइनस टेम्परेचर है। इस माइनस टेम्परेचर में हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए। हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से यहाँ मर जाएंगे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग की हेल्प कीजिए। हम लोग इधर देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स है, बाहर इतने सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए, हम लोग की हेल्प कीजिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
प्लीज हम लोग के लिए कुछ कीजिए, हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग के पास खाने के लिए, बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे टॉयलेट जाने के लिए नहीं है हम लोग के पास पानी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग बहुत परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है। कल रात से हम पानी नहीं पिए हैं, बहुत परेशान है। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज मोदी जी हेल्प कीजिए प्लीज। Master, we don't have any essential things like current, water, nothing. We don't have anything. We don't know what we will do tomorrow. There are more than 700 students or Indian students are here. There is nothing happened for us to the evacuation. Nothing happened for us. Please, we are pleasing our government to take necessary steps. Many of them are having allergies in bunker, so we can't. यूक्रेन में हलाक होने वाले हिंदुस्तानी तालिब इल्म नवीन शेखरप्पा ज्ञान गुड़ा का कुंबा जहां उनके जसद खाकी के हिंदुस्तान पहुंचने का इंतजार कर रहा है, वहीं बीजेपी की एक रुकन असेंबली ने एक शर्मनाक और मुतनाज़िया बयान दिया। रुकन असेंबली ने कहा कि एक डेड बॉडी फ्लाइट में बहुत ज़्यादा जगह घेरती है। कर्नाटका के हुबली धारवाड़ से बीजेपी के रुकन असेंबली अरविंद बेलाट ने कहा कि तैयारी में एक ताबूत के बजाय 8 से 10 लोगों को बिठाया जा सकता है। वो इस गैर यकीनी सूरत हाल पर सवालों के जवाब दे रहे थे कि नवीन की बॉडी को उनके आबाई शहर हावरी कब लाया जाएगा। बिलाट ने मीडिया एहलकारों से कहा कि हुकूमत नवीन के जसद खाकी को वापस लाने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन एक जंगज़दा इलाका है और हर किसी को ये मालूम है। कोशिश की जा रही है, अगर मुमकिन हो सका तो लाश को वापस लाया जाएगा। बीजेपी लीडर ने कहा कि जब जिंदा लोगों को वापस लाना मुश्किल है तो मुर्दे को वापस लाना तो मुश्किल तरीन हो गया है, क्योंकि एक लाश फ्लाइट में बहुत ज़्यादा जगह घेर लेगी, उसकी जगह 8 से 10 लोगों को फ्लाइट में बिठाया जा सकेगा। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नवीन के जसद खाकी को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतें जुमेरात को $120 फी बैरल के पार पहुंच गई थी। पिछले 9 सालों में ये पहली बार हुआ है। इस बुनियाद पर 7 मार्च के बाद फ्यूल की कीमतों में तेल कंपनियों को फी लीटर 12 रुपये बढ़ाने की ज़रूरत होगी। इससे पेट्रोल 121 रुपये फी लीटर हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की वजह से कच्चे तेल की कीमतें रोज़ बढ़ रही हैं। जुमेरात के बाद जुमे के रोज भी इसमें थोड़ी गिरावट आई और ये $111 फी बैरल पर रही। उधर मुल्क में 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात की वजह से पेट्रोल की कीमतें फिलहाल स्टेबल है, लेकिन जैसे ही 7 मार्च को इलेक्शन खत्म होगा तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तेल कंपनियों को कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त की बुनियाद पर कम से कम 12 रुपये फी लीटर भाव बढ़ाना होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर पेट्रोल 121 रुपये और डीजल 110 रुपये लीटर के पार कुछ रियासतों में पहुंच जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पायदार तरक्की के लिए तवानाई को अहम करार देते हुए कहा कि इस सिलसिले में माहौलियात को मुतवाज़न रखने की भी कोशिश करके शमसी तवानाई जैसे ऑप्शन पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने जुमे के रोज़ तवानाई के शोबे में पायदार तरक्की के मौजू पर एक वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की सोच वाज़ेह है कि पायदार तरक्की पायदार तवानाई से ही मुमकिन है, लेकिन तवानाई के मुतबादिल शोबों में खुसूसी काम करने की ज़रूरत है ताकि माहौलियात को मुतवाज़िन रखने में मदद मिल सके। यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन सामने रखा था। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल कोलैबोरेशन को नेतृत्व भी दे रहे हैं। नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी में हमारा टारगेट अपने लिए 500 गीगावाट है। 2030 तक अपनी इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी का 50% हमें नॉन फॉसिल एनर्जी से हासिल करना है। भारत ने अपने लिए जो भी टारगेट सेट किए हैं उसे मैं चैलेंज की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं। इसी विजन पर भारत बीते वर्षों से चल रहा है और इस बजट में इनको पॉलिसी लेवल पर और आगे बढ़ाया गया है। फ्रेंड्स, इस बजट में सोलर एनर्जी की दिशा में हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए
19,500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसे सोलार मॉड्यूल्स और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और R&D में भारत को ग्लोबल हब बनाने में मदद मिलेगी। साथियों, हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा की है। भारत के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रिन्यूएबल एनर्जी पावर के रूप में एक इनहेरेंट एडवांटेज है। इससे भारत विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है। हाइड्रोजन इकोसिस्टम, फर्टिलाइजर थी। इंडियन रेलवेज ने सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी का एक काफ़ी कामयाब टेस्ट किया है। इस टेस्ट की खास बात यह थी कि पहली बार इस तरह के टेस्ट में वजीर रेलवे और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन खुद शामिल थे। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव एक ट्रेन के इंजन में और बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी दूसरे ट्रेन के इंजन में सवार हुए। दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने सामने 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। 380 मीटर पहले दोनों ही ट्रेनें खुद रुक गई। इस तकनीक की मदद से ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तकनीक में किसी खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। इस तकनीक का मकसद ये है कि ट्रेनों की स्पीड चाहे कितनी भी हो, लेकिन कवच के चलते ट्रेनें टकराएंगी नहीं। वहीं अब जब पाठकों के पास ट्रेन पहुंचेगी तो अपने आप सीधी बच जाएगी। कवच टेक्निक लगे दो इंजनों में तकनीक टक्कर नहीं होने देगी। इमरजेंसी के दौरान इस तकनीक के जरिए ट्रेन से SOS मैसेज भी भेजा जाएगा। वजारत रेलवे इसके जरिए रेलवे की खिदमात और तकनीक को और ज्यादा तोसी देना चाहती है। पार्लियामेंट में बजट 2022 पेश करने के दौरान मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने रेलवे में सिक्योरिटी कवच सिस्टम का जिक्र किया था। वजीर फाइनेंस के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत करीब 2000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को कवच टेक्निक के अंदर लाया जाएगा। देखिए, कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है और ट्रेन को लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस, ग्रेट। सेम ट्रैक पे वो इंजन भी खड़ा है, ये इंजन भी है। दोनों लोग सेम ट्रैक पे है, लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खेरी कत्ल मामले के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को मंसूख करने के मुतालबे वाली दरखास्त पर 11 मार्च को समाअत करेगा। मुलजिम आशीष भारतीय जनता पार्टी के लीडर और मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी का बेटा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की सदारत कर रहे चीफ जस्टिस NV रमना ने जुम्मे को सीनियर वकील प्रशांत भूषण के स्पेशल मेंशन पर कहा कि वो इस अपील पर 11 मार्च को समाअत कर सकते हैं। भूषण ने इस मामले को इंतहाई जरूरी करार देते हुए बेंच के सामने जल्द समाअत करने की दरखास्त की थी। चेन्नई के मेयर ओहदे के लिए DMK उम्मीदवार आर प्रिया जुमे को बिला मुकाबला मुंतखब हुई। 28 साल आर प्रिया ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और वो पहली बार काउंसलर बनी है। वो चेन्नई कॉरपोरेशन की पहली दलित मेयर हो गई हैं और ये कारनामा अंजाम देने वाली तीसरी खातून है। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन कमिश्नर गगन सिंह बेदी ने प्रिया को ओहदे का हलफ दिलाया, जो चेन्नई की 49वीं मेयर हैं। प्रिया को वज़ीर आला MK स्टालिन, वज़ीर सेहत M सुब्रमण्यम, इंसानी वसाइल और
सी वजीर पीके शेखर बाबू के अलावा चेन्नई के दीगर अहम अफराद ने मुबारकबाद पेश की है। कॉरपोरेशन अफसरान ने बताया कि काउंसिल की आइंदा मीटिंग मेयर और कमिश्नर से सलाह मशवरे के बाद होगी। शहर के 15 इलाकों में शहरी इश्यूज पर बहस और करारदाद पास करने के लिए हर महीना काउंसिल की मीटिंगें मुनक्किद की जाएंगी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस और दहशतगर्दों के बीच जुमे के रोज मुठभेड़ हुई। हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में पेश आई मुठभेड़ के दौरान एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। दूसरे दहशतगर्द की तलाश की जा रही है। जख्मी दहशतगर्द के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। उसकी पहचान आजादगंज बारामूला के रहने वाले अबरार के तौर पर की गई है। अबरार एक पुराना पत्थरबाजा और उसके खिलाफ दहशतगर्द तंजीमों में शामिल होने से पहले कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। मेरठ का पल्लवपुरम इलाका 10 घंटे से तेंदुए के खौफ में रहा। तेंदुआ सड़क पर दौड़ रहा है और लोग उसे जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। फिलहाल तेंदुआ खाली प्लॉट की झाड़ी में बैठा हुआ है। वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस की 15 टीमें जाल लगाकर तेंदुए को दबोचने का इंतजार कर रही हैं। दरअसल पल्लवपुरम में सुबह 7 से 8 बजे के बीच सड़क पर तेंदुआ नजर आ गया। लोगों ने हल्ला मचाया तो तेंदुआ 9 फुट की बाउंड्री वॉल फांद कर एक घर में घुस गया। जिस घर में तेंदुआ घुसा वहां हाहाकार मच गया। ये घर यहाँ पे एक खानदान रहता था। घर में सुबह के वक्त कई लोग थे जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। ये तेंदुआ शहर के कई इलाकों में दहशत फैलाते हुए फिर रहा था। काफी मशक्कत के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस तेंदुए को पकड़ लिया। हमारे में बना रहे देखिए बढ़िया से बना दी। हाँ ये निकल सके जी, निकल जाएगा। अगर ये निकल के बाहर आ रहा है पहले बनानी गई थी, अब तक बाहर निकल रहा है बाहर। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 16,56,320 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 8,400 अफराद ने अपनी जान गंवाई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 44,27,65,275 हो गया, जबकि अमवात की तादाद 60,04,123 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 6,09,54,815 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस की तादाद 6,000 के करीब आ गई। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से कोरोना के 6,396 मामला रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान 13,450 मरीजों ने शिफायाबी हासिल की, जबकि 201 अफराद ने अपनी जान गंवा दी। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ईएमए के अफसर मार्को ने जुमेरात को कहा कि छोटे बच्चे, बड़े बच्चों और बालिगों को दी जाने वाली वैक्सीन की आधी खुराक उन्हें दी जाएगी। केवलरी ने कहा कि मॉडर्ना शॉट को उन लोगों को बूस्टर डोज के बतौर दिए जाने की भी सिफारिश की जा रही है जिन्हें दीगर टीके लगे हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच मोहाली टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो गया। दिन के खत्म तक टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 357 रन रहा। रविंद्र जडेजा 45 और अश्विन 10 रन के स्कोर पर नॉट आउट हैं। ऋषभ पंत 57 गेंदों पर 96 रन बनाकर आउट हुए। वहीं पंत और जडेजा के बीच 104 रन की पार्टनरशिप हुई। पंत ने पारी के 76वें ओवर में लसित के खिलाफ 22 रन बनाए। उन्होंने पहले 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़े। तीसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर डॉट बॉल रहा। 5वीं गेंद पर 2 रन बनाए और छठी गेंद पर एक और छक्का जमा दिया। इस मैच में कोहली अपनी इस इनिंग में अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया के मायानाज साबिक क्रिकेटर शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें शदीद दिल का दौरा पड़ा था, जिससे वो जानवर ना हो सके। ये तल्ला एक न्यूज चैनल ने दी है। इस खबर के मंजर आम पर आने के बाद क्रिकेट और दूसरे शोबे से जुड़ी हस्तियों के जरिए ताजियत का सिलसिला शुरू हो गया। क्रिकेट के इस अजीम खिलाड़ी को कलाई का जादूगर कहा जाता था। शेन वॉर्न की एक गेंद जिस पर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ी माइक गैटिंग को बोल्ड किया था, उस गेंद को तारीख की बेहतरीन गेंद करार दिया गया था।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।